धन्यवाद अर्पित करता हूं कि वे लोग मुझे आमंत्रित करते रहते हैं और मुझे अपनी बातें कहने का अवसर प्रदान करते हैं। आज मैंने जो विषय चुना है वह थोड़ा अलग है। इस सेंस में अलग है कि हमने अब तक अपने बहुत से कवियों को बहुत ही सीमित अर्थों में देखा, समझा और सराहा है। हमें देखना चाहिए कि वे हमारे कवि जो एक समय में उन्होंने अपनी समस्त ऊर्जा हिंदी काव्य की सेवा में लगा दी, वे एक पूरे दौर में बहुत कम चर्चित रह जाते हैं, लगभग उपेक्षित हो जाते हैं और कविता का जो नया ट्रेंड विकसित होता है उसमें वो लगभग अप्रासंगिक करार दे दिए जाते हैं। यह तो अच्छी बात है कि पाठ्यक्रमों में उन्हें कोई हटा नहीं सका, इस कारण से वे पाठ्यक्रमों में बने रहे और हमारी चेतना में, हमारे विद्यार्थियों की चेतना में जीवित रहे। अन्यथा हम देखते हैं कि ऐसे बहुत से हमारे रचनाकार हैं, कवि हैं जो पाठ्यक्रमेतर चर्चाओं में कभी उद्धृत नहीं होते, कभी उन पर बातचीत नहीं की जाती। इसी क्रम में मुझे लगा कि क्यों न मैथिली शरण गुप्त पर बातचीत की जाए और मैंने यह विषय सुब्रमण्यम सर को सुझाया कि हिंदी नवजागरण और मैथिली शरण गुप्त। हिंदी क्षेत्र का जो नवजागरण है वह अपने आप में विशिष्ट है और उस नवजागरण में मैथिली शरण गुप्त की जो अप्रतिम भूमिका है, जो उनका महत्वपूर्ण योगदान है, और उस नवजागरण से मैथिली शरण गुप्त की कविता को जोड़कर देखने की एक कोशिश मैं यहाँ आप सबके साथ साझा करूँगा, इस उम्मीद के साथ कि आप सब मुझे सुनेंगे और अपने सुझावों से, अपने प्रश्नों से लाभान्वित करेंगे, जिससे कि मैं इन बातों को और आगे बढ़ा सकूं। इस शीर्षक की प्रेरणा मुझे रामविलास शर्मा की पुस्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण से मिली, तो मैंने विपर्य कर दिया शीर्षक को और जहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी को लिखना था वहाँ मैंने मैथिली शरण गुप्त रखा और देखने की कोशिश की कि मैथिली शरण गुप्त का जो प्रदेय है उसे आज किन मूल्यांकन कसौटियों पर कसे जाने की ज़रूरत है। मैथिली शरण गुप्त का काव्य जीवन लगभग 6 दशकों में विस्तृत है। 1886 में 3 अगस्त को उनका जन्म हुआ और दिसंबर 12, 1964 में उन्होंने इस फानी दुनिया को त्याग दिया। इतने लंबे जीवन में जो उनका लेखकीय कार्यकाल है, जो उनका काव्य लेखन का कार्यकाल है, वह 1905 से शुरू होता है। आप ध्यान दीजिए कि मैथिली शरण गुप्त 1905 में पहली बार एक कवि के रूप में सामने आते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में कहा जाता है कि वे मैथिली शरण गुप्त के काव्य गुरु थे और उसका प्रमाण भी उनकी दूसरी रचना, पहली रचना रसभंग थी, उसके बाद की दूसरी रचना जयद्रथ वध जो 1910 में प्रकाशित हुई थी, उसमें वे लिखते हैं समर्पण के रूप में कि पाई तुम्ही से वस्तु जो, कैसे तुम्हें अर्पण करूं, पर क्या परीक्षा रूप में पुस्तक रही आगे धरूं। अतएव मेरी धृष्टता को ध्यान में मत दीजिए, कृपया इसे स्वीकार कर कृतकृत्य मुझको कीजिए। और इस तरह से मैथिली शरण गुप्त अपने काव्य गुरु के रूप में महावीर प्रसाद द्विवेदी को स्थापित करते हैं और वहाँ से जो यात्रा शुरू होती है वह जीवन के अंतिम वर्षों तक सतत प्रवहमान रहती है और उनकी कुछ रचनाएं उनकी मृत्यु के उपरांत प्रकाशित हुई हैं। इन 6 दशकों के काव्य जीवन में भाषा एवं शिल्पगत परिवर्तनों के साथ विचारों की समावेशिकता हमें देखने को मिलती है। वे हठधर्मी कवि नहीं थे, वे एक ऐतिहासिक दायित्व और भूमिका का निर्वहन करने के लिए काव्य के क्षेत्र में उतरे थे। विचारणीय है कि वह ऐतिहासिक दायित्व क्या था, वह कौन सी भूमिका
उन्होंने स्वीकार की थी। उनके अवदान का ऐतिहासिक महत्व है। उनकी काव्य रचना का तात्कालिक उद्देश्य भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। रचनाकार की ऐतिहासिक भूमिका और तात्कालिक उद्देश्य को नज़रअंदाज करने वाली आलोचना दृष्टि को कवि की काव्य सृष्टि में अनेक न्यूनताएं दिख सकती हैं। उन न्यूनताओं को कवि की हेठी नहीं मानना चाहिए। हम सब जानते हैं कि जब एक ऐतिहासिक दायित्व का निर्वहन करने का जिम्मा हम लेते हैं तो उसके निर्वाह में हमको बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है, बहुत कुछ हमें अपने आप को बदलना पड़ता है। और वह जो दायित्व हमें काल देवता ने सौंपा है उसको स्वीकार करते हुए और उसमें पूरी तरह से निमग्न होकर के अपना सर्वोत्कृष्ट प्रस्तुत करना यह किसी भी व्यक्ति का धर्म होता है, वह चाहे किसी भी पेशे में क्यों न हो। मैथिली शरण गुप्त ने कवि कर्म को चुना था और उन्होंने कोशिश की कि किस तरह हिंदी कविता के आंगन को समृद्ध किया जाए और हिंदी कविता को तात्कालिक ज़रूरतों और उस समय जो हमारे देश की दुरावस्था थी उस दुरावस्था में लोगों को जागृत करने के प्रयत्न कैसे किए जाएं, इसको लेकर जो उनकी सोच निर्मित हुई थी वही उनकी कविता में दिखलाई पड़ती है। उन्होंने आरंभ में ही उनकी जो सबसे प्रमुख चर्चित कृति है जिसको हम उनकी अक्षय कीर्ति का आधार स्तंभ कहते हैं, भारत भारती, उसमें उन्होंने लिखा कि सिर्फ मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें निहित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। यानी सिर्फ मनोरंजन करना कवि का कर्म नहीं है बल्कि उसमें एक उपदेश होना चाहिए। आप देखेंगे कि इतनी लंबी काव्य यात्रा में वो जड़ कवि के रूप में हमारे सामने नहीं आते हैं बल्कि वे निरंतर अपनी काव्य चेतना का परिष्कार करते हुए, आप अपने काव्य वैचारिकी का विस्तार करते हुए वे हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं। आचार्य शुक्ल उनके इस प्रदेय को विशेष रूप से रेखांकित करते हुए कहते हैं कि गुप्त जी की प्रतिभा की सबसे बड़ी विशेषता कालानुसरण की क्षमता अर्थात उत्तरोत्तर बदलती हुई भावनाओं और कार्य प्रणालियों को ग्रहण करते चलने की शक्ति। इस दृष्टि से हिंदी भाषी जनता के प्रतिनिधि कवि ये निस्संदेह कहे जा सकते हैं। शुक्ल जी की ये सम्मति बहुत महत्वपूर्ण है जहाँ पर वे हिंदी भाषी जनता के प्रतिनिधि कवि के रूप में उन्हें देखते हैं। ये हिंदी भाषी जनता केवल हिंदी क्षेत्र की जनता नहीं है, ये हिंद की जनता है। और ये हिंद की जनता इसलिए है कि मैथिली शरण गुप्त का जो पूरा काव्य विस्तार है वह पूरे हिंद में विस्तृत है। उन्होंने जो काव्य विषय चुने उनका ताल्लुक किसी एक क्षेत्र, किसी एक प्रदेश, किसी एक प्रांत, किसी एक स्थान तक सीमित नहीं है। समस्त भारत को जोड़ने वाले जो काव्य हुए, समस्त भारत को जोड़ने वाले जो हमारे दर्शन हुए, समस्त भारत को एक करने वाले जो हमारी वैदिक ऋषियों के ज्ञान हुए, उन सब का अपनी कविता में वे इस तरह प्रयोग करते चलते हैं कि जैसे वो समस्त भारत के कवि के रूप में। शुक्ल जी ने हिंदी जनता के प्रतिनिधि कवि कहा, लेकिन वो समस्त भारत के कवि के रूप में दिखलाई पड़ते हैं। और उनकी दूसरी खूबी जिसको आचार्य शुक्ल बखानते हैं वो है उनकी सामंजस्यवादी दृष्टि। शुक्ल जी लिखते हैं कि गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं, प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मद में झूमने या झीमने वाले कवि नहीं, सब प्रकार की उच्चता से प्रभावित हो जाने वाला हृदय उन्हें प्राप्त है। प्राचीन के प्रति पूज्य भाव
और नवीन के प्रति उत्साह दोनों इनमें है। हर प्रकार की उच्चता के समक्ष द्रवित हो जाना, प्रभावित हो जाने वाला हृदय। अब ये जो सब प्रकार की उच्चता है, इसका आशय ये है कि इसका कोई न तो ऐतिहासिक ओर छोर है, न तो भौगोलिक ओर छोर है। मानव सभ्यता के ज्ञात इतिहास के जो भी सुनहरे पृष्ठ रहे हैं, जो भी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व रहे हैं, जो महत्वपूर्ण घटनाएं रही हैं, वह सब बड़ी आसानी से, बहुत ही नियोजित तरीके से गुप्त जी की कविता का विषय बनती चली जाती हैं। हम लोग जब नवजागरण की बात कर रहे हैं तो नवजागरण के समस्त अंतर विरोधों के साथ नवजागरण की सबसे बड़ी चुनौती, यानी भारत और भारतीयों को उसके अतीत, उसके गौरव का स्मरण कराने का जो दायित्व है, वह मैथिली शरण गुप्त सर्वप्रथम भारत भारती में निभाते हैं। हम सब जानते हैं कि इस देश में नवजागरण का एक दौर आता है और वह नवजागरण का दौर, दुर्भाग्य से कहिए कि दो कौमों में बटा हुआ, दो धर्मों में बटा हुआ भी दिखता है। एक तरफ जिसको हम हिंदू नवजागरण कहते हैं, दूसरी तरफ एक मुस्लिम नवजागरण भी घटित हो रहा होता है। इन दोनों नवजागरणों की चेतना एक सी है, उसमें कोई विभाजन नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हम अंततः विभाजन की ओर बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़े, उसके पीछे क्या कारण थे, उसमें जाना उचित नहीं है। लेकिन दोनों ही तरह के नवजागरणों ने भारत की जनता के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनके शिक्षा के प्रति, समाज सुधार के प्रति, धार्मिक सुधार के प्रति एक बहुत ही आशावादी और भविष्योन्मुखी दृष्टि हमें देखने को मिलती है। मुस्लिम नवजागरण के एक प्रमुख व्यक्तित्व के रूप में हम लोग सर सैयद अहमद को जानते हैं, और सर सैयद अहमद ने उस समय के बड़े रचनाकार, उर्दू के कवि अल्ताफ़ हुसैन हाली से मुसलमानों के इतिहास, उनके जीवन और उनकी पूरी जो सभ्यता है उस पर काव्य लिखने का अनुरोध किया था, और उन्होंने मुसद्दस-ए-हाली नामक रचना लिखी थी। इस रचना के लेखन के लगभग 2 दशक के बाद राजा रामपाल सिंह के मुसद्दस के ढंग की एक कविता पुस्तक हिंदुओं के लिए लिखने के अनुरोध पर भारत भारती की रचना करते हुए गुप्त जी भूमिका में अपने दायित्व का उल्लेख करते हैं। ध्यान दीजिए, यह समय है 1912 का, और वे कहते हैं कि संसार में ऐसा काम नहीं जो सचमुच उद्योग से सिद्ध न हो सके, परंतु उद्योग के लिए उत्साह की आवश्यकता है। बिना उत्साह के उद्योग नहीं हो सकता। इसी उत्साह को, इसी मानसिक वेग को उत्तेजित करने के लिए कविता उत्तम साधन है। मानसिक वेग को उत्तेजित करने के लिए कविता उत्तम साधन है। इस प्रकार कविता उनके लिए एक साधन है, साध्य नहीं। ध्यान दीजिए, साध्य क्या है? इस देश की एकता। साध्य क्या है? इस देश की अखंडता। साध्य क्या है? इस देश में भाईचारा। साध्य क्या है? कि हम अपने अतीत से सीखें और अपने भविष्य को उन्नत बनाएं। भारत भारती की रचना गुलाम भारत को जगाने का एक साधन थी, जिसके माध्यम से वे सिर्फ अतीत का गौरव गान ही नहीं करते, अपितु वे अपने वर्तमान की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दुर्अवस्था की कड़ी आलोचना करना अपना परम कर्तव्य समझते हैं। जिन लोगों ने भारत भारती पढ़ी होगी वे इससे सहमत होंगे कि जितना वे अतीत के गौरव पर बात करते हैं,
उससे बहुत अधिक वे अपनी यानी अपने देश की, अपने लोगों की वर्तमान दुरावस्था पर रोशनी डालते हैं। शुक्ल जी भी लिखते हैं कि गुप्त जी की ओर पहले पहल हिंदी प्रेमियों का सबसे अधिक ध्यान खींचने वाली उनकी भारत भारती निकली। यद्यपि काव्य की विशिष्ट पदावली, रसात्मक चित्रण, वाग वैचित्र्य इत्यादि का विधान इसमें न था, पर बीच में मार्मिक तथ्यों का समावेश बहुत साफ और सीधी सादी भाषा में होने से यह पुस्तक स्वदेश की ममता से पूर्ण नवयुवकों को बहुत प्रिय हुई। ध्यान दीजिए कि स्वदेश की ममता से पूर्ण नवयुवकों के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हुई और नवयुवकों ने इसे हाथों हाथ लिया। यही कारण है कि भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की सर्वश्रेष्ठ, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय, सर्वश्रेष्ठ नहीं सर्वाधिक लोकप्रिय रचना के रूप में स्वीकार की जाती है, मानी जाती है। उनकी रचनाओं से गुजरते हुए सहज ही अनुभूति होती है कि जैसे वे गौरवशाली भारतीय संस्कृति का काव्यात्मक इतिहास प्रस्तुत कर रहे हैं। अपनी काव्य चेतना के सहारे उन्होंने अतीत के साथ एक संवाद स्थापित किया। अतीत के साथ उनका यह संवाद एक तरफा नहीं, दो तरफा है, जिसे समझने की ज़रूरत है। उनके युगबोध में प्राचीनता और नवीनता, उनके युगबोध में प्राचीनता और नवीनता का अद्भुत सामंजस्य है। शुक्ल जी ने कहा भी कि वे सामंजस्यवादी कवि हैं। उनकी कविता में देश के गौरव, अतीत की महिमा, ब्रिटिश राज्य की प्रशंसा, अंग्रेजी दास्ता की दीनता, स्वातंत्र्य आंदोलन, किसानों की दयनीय दशा, जातिवाद का दंश, क्षेत्रीयतावाद, हरिजन समस्या, पाश्चात्य प्रभाव, समाज सुधार, नारी उद्धार, राजभक्ति आदि के जो संदर्भ आते हैं वे बड़े कवि के विजन को दर्शाते हैं। ध्यान देने योग्य है कि उनकी कविताई नवजागरण की चेतना से अनुप्राणित थी। भारतीय नवजागरण की चेतना से अनुप्राणित कविता में उसके अंतर्विरोधों की पहचान मुश्किल नहीं है। भारत में नवजागरण की जो दो धाराएं स्पष्ट थी, मैथिली शरण गुप्त भारत के विस्मृत अतीत के पुण्य स्मरण से हतदर्प भारतीयों में नव उत्साह का संचार करना चाहते थे। भारतीय जनों में आत्मविश्वास भरना और यह विश्वास दिलाना तात्कालिक आवश्यकता थी कि वे सपेरे और मदारियों के देश नहीं हैं। आचार्य शुक्ल का मैंने भी उदाहरण दिया, उसके हम आगे बढ़ते हैं। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भी भारत भारती के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण बात लिखते हैं। वे कहते हैं कि भारत भारती ने तत्कालीन शिक्षित जनचित्त की आशा आकांक्षा को बुभुक्षित रहने से बचाया। इसने किसी बड़े आदर्श को प्रतिष्ठित तो नहीं किया, लेकिन जनचित्त को उसके प्राचीन गौरव की कहानी सुनाकर सजग और साकांक्ष बनाया। भारत भारती ने उन दिनों विदेशी शासन से मुक्ति पाने की अपूर्व प्रेरणा दी। ध्यान दीजिए, समूचे हिंदी भाषी प्रदेश को उद्बुद्ध और प्रेरित करने में इस पुस्तक ने प्रशंसनीय शक्ति का परिचय दिया। तब से गुप्त जी को लोक चित्त में राष्ट्र प्रीति की भावना जगाने वाले सबसे शक्तिशाली कवि के रूप में हिंदी जगत देखता आया है। लोक चित्त में राष्ट्र प्रीति की भावना जगाने वाले सबसे शक्तिशाली कवि के रूप में हिंदी जगत देखता आया है। वे सच्चे अर्थों में राष्ट्र कवि हैं और उसी संदर्भ में वे लिखते हैं कि उनकी दृष्टि परलोक में नहीं, इस लोक में निबद्ध है। ये बात इसलिए महत्वपूर्ण है कि उन्होंने जो विषय चुने वह विषय इतने व्यापक थे और उनका स्वरूप इतना अखिल भारतीय था और इतने
प्राचीन काल से, यानी वैदिक युगीन संदर्भों से लेकर प्राचीन काल और मध्यकाल और निकट के अतीत तक के चित्र उनकी रचनाओं में मिलते हैं। इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन महत्वपूर्ण है कि उनकी दृष्टि परलोक में नहीं, इस लोक में निबद्ध है। फिर स्वभाव से ही उनको साधकावस्था के चित्रण में रस मिलता है। मैंने आपसे कहा था कि वे साध्य नहीं है उनकी रचनाएं, बल्कि उनकी रचनाएं साधन हैं। और यहाँ पर भी वे साधकावस्था के चित्रण में रस प्राप्त करते हैं। उनके सभी श्रेष्ठ पात्र, ध्यान दीजिए, उर्मिला, यशोधरा, राधिका, लक्ष्मण, ये सब साधक हैं। पूज्य कौन है? राम हैं, बुद्ध हैं, कृष्ण हैं, चैतन्य महाप्रभु हैं। बाकी ये सारे जो उन्होंने अपनी लेखनी से अमर किया, वे सब साधक हैं। तुलसीदास सिद्धावस्था के प्रेमी थे। सब मिलाकर मैथिली शरण गुप्त ने संपूर्ण भारतीय पारिवारिक वातावरण में उदात्त चरित्रों का निर्माण किया। ध्यान दीजिए, पारिवारिक वातावरण में उदात्त चरित्रों का निर्माण किया। अब यह जो पारिवारिक वातावरण उन्होंने बनाया, जहाँ से उन्होंने इसे अर्जित किया, वह बहुत अहम है। समस्त रचनाओं, लगभग 60 से अधिक रचनाओं से गुजरते हुए हम पाते हैं कि संपूर्ण महाभारत, संपूर्ण रामायण, वेदों के एक से एक आख्यान, संपूर्ण बौद्ध अवदान, संपूर्ण जैन अवदानों, सबको संकलित कर, इन सबको आत्मसात करके और इनको एक राष्ट्र की प्रतिमा बनाने में उपयोग करने वाला कवि और कोई नहीं, अकेले मैथिली शरण गुप्त हैं। ये एक बहुत अहम बात है कि जितने पात्रों को उन्होंने अपनी रचनाओं में सिरजा है, उनकी भौगोलिक स्थिति को और उनकी भाषिक स्थिति को भी आप लोकेट करें तो आप भारत का एक मानचित्र बनता हुआ देख सकते हैं, जिसको हम कहते हैं कि भारत की भावात्मक एकता। तो भारत की भावात्मक एकता या जो भारतीय साहित्य की जो अवधारणा कही जाती है, उसमें भारतीय साहित्य को आधार देने वाले, जोड़ने वाले जो महान ग्रंथ हैं, जो महान रचनाएं हैं, उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। और अगर उन्हीं रचनाओं से आप अपनी काव्य वस्तु निर्मित करते हैं तो स्वाभाविक है कि आप पूरे भारत का एक व्यक्तित्व निर्मित करने का प्रयास करते हैं। आचार्य विद्यानिवास मिश्र ने उनके इस व्यक्तित्व और प्रदेय पर रोशनी डालते हुए लिखा है कि रामायण, महाभारत, वैदिक आख्यान, मध्ययुगीन आख्यान, मध्ययुगीन चरित, इतिहास चरित, भगवान बुद्ध, कितना लंबा विस्तार है। यहाँ तक कि हिडिंबा भी, हम सब जानते हैं कि हिडिंबा एक राक्षसी थी जिसके साथ भीम का विवाह हुआ था। और महाभारत की कहानी को आप स्मरण करें तो उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ था जिसका नाम घटोत्कच था। घटोत्कच जब महाभारत के युद्ध में आया तो उसने कौरवों की सेना में हाहाकार मचा दिया। घटोत्कच का चित्रण जयद्रथ वध में मैथिली शरण गुप्त ने किया है। और अंततः घटोत्कच को पराजित करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए दुर्योधन कर्ण के पास जाता है और कर्ण से उसका संहार करने के लिए निवेदन करता है। कर्ण के पास जो अमोघ अस्त्र था, उस अस्त्र के माध्यम से कर्ण उसका वध करते हैं और इस तरह से कौरव सेना घटोत्कच के प्रताप और उसकी ताकत से अपनी जान बचाने में कामयाब होती है। आज के संदर्भ में, अस्मितामूलक विमर्श के संदर्भ में हम देखें तो हिडिंबा एक तरह से एक जनजाति से संदर्भ उसका
जुड़ सकता है। मतलब कोई भी छूटा नहीं है और सभी के साथ कवि की बहुत ही गहरी आत्मीयता है, अनुराग है और वह उनके चित्रण में झलकता है। अनेक प्रकार के यहाँ तक कि हिडिंबा भी, इन सबको समाविष्ट करने के पीछे एक दृष्टि है जो पृथ्वी सूक्त में अथर्ववेद में मिलती है। अनेक प्रकार के स्वभाव वाले, अनेक प्रकार के भाषा वाले लोगों को हे माँ तुम धारण करती हो। वही माँ राष्ट्रीय है जो माँ सबको धारण करती है, सबका पोषण करती है, जिसकी गोद में बच्चे खेलते हैं, आपस में मारपीट करते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, फिर मिल जाते हैं एक माँ के आश्रय में। यह जो एक माँ है यह भारत माँ है। हम सब जब भारत माता की जय बोलते हैं तो हम इसी भारत माता की जय बोलते हैं जिसकी गोद में सभी प्रकार के, सभी जातियों, सभी मजहबों, सभी धर्मों, सभी के अनुयायियों को यह भारत माता अपनी गोद में खिलाती है। वे आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन अंततः वे माँ के आश्रय में रहते हैं। कहा गया कि मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि हैं। तो राष्ट्र कवि क्यों हैं? विद्यानिवास जी इसका भी समाधान खोजने की कोशिश करते हैं और वो बताते हैं कि एक विशाल और व्यापक दृष्टि रखने वाला व्यक्ति ही राष्ट्रीयता को संभाल सकता है। अभी मैंने बताया कि उनकी दृष्टि कितनी व्यापक है और कितनी विशाल है। आज बहुत सारे लोग बहुत संकुचित होकर राष्ट्रीयता की चर्चा करने लगे हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं। तो यह एक विशाल और व्यापक दृष्टि रखने वाले, मैं कोट पढ़ रहा हूँ, व्यक्ति ही राष्ट्रीयता को संभाल सकता है। संकीर्ण हाथों में जब राष्ट्रीयता आती है तो उसकी छीछा लेदर होती है, लेकिन एक विराट मनुष्य की परिकल्पना करने वाला व्यक्ति अर्थात मैथिली शरण गुप्त जब राष्ट्रीयता की बात करता है तो वह राष्ट्र केवल भूगोल और कुछ जातियों का इतिहास नहीं होता, वह एक स्पंदन होता है, एक दीर्घकालिक साधना से जगा हुआ स्पंदन होता है और उस स्पंदन को उन्होंने मुखरित किया। भारतीयों को जगाने और उनके स्पंदन को मुखरित करने में मैथिली शरण गुप्त की महती भूमिका है। इसकी ओर ध्यान हमारा जाना चाहिए। भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा के मूल्यांकन का सतत प्रयास करते हुए मैथिली शरण गुप्त देखे जाते हैं। हम सब इस बात से परिचित हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने मैथिली शरण गुप्त को काव्य रचना की प्रेरणा दी थी और उनके काव्य रचना को एक दिशा देने का काम किया था। जब हम मैथिली शरण गुप्त के सांस्कृतिक मूल्यांकन का प्रयास करते हैं तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात उभर कर सामने आती है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में डॉक्टर रामविलास शर्मा ने अपनी पुस्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण में एक बात कही है। वह बात जितनी मैथिली शरण गुप्त के लिए उपयुक्त है उतनी ही, जितनी महावीर प्रसाद द्विवेदी के लिए उपयुक्त है उतनी ही मैथिली शरण गुप्त पर भी लागू होती है। सरस्वती बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका थी और उस महत्वपूर्ण पत्रिका में प्रकाशित होना इतना आसान काम नहीं था और महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो अनुशासन है वह इतना तगड़ा था कि वे बहुत बार किसी भी कवि को फटकार लगा देते थे। मैथिली शरण गुप्त को भी कम फटकार नहीं लगी है। इस व्याख्यान के किसी संदर्भ में मैं उसकी चर्चा करने की कोशिश करूंगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी प्राचीन संस्कृति के मूल्यांकन और बुद्धि संगत ज्ञान के पक्ष में थे। मैं कोट कर रहा हूं रामविलास शर्मा को। वह जानते थे कि प्राचीन संस्कृति पर गर्व राष्ट्रीय आत्मसम्मान का अभिन्न अंग है और स्वाधीनता आंदोलन के लिए यह आत्मसम्मान की भावना अत्यंत मूल्यवान है। स्वाधीनता आंदोलन के लिए इस आत्मसम्मान की भूमिका अत्यंत मूल्यवान है। वे निरंतर भारत के गौरव का स्मरण कराने वाले
लेखन को प्रोत्साहित करते रहे। स्वाभाविक है कि भारत के गौरव का स्मरण कराने वाले लेखन को प्रोत्साहित कर रहे थे, तो प्रकारांतर से वे मैथिली शरण गुप्त की काव्य चेतना को ही प्रोत्साहित कर रहे थे। रामविलास जी आगे लिखते हैं कि द्विवेदी जी के इस कोटि के लेखन का सीधा संबंध भारत भारती से वैसे ही है जैसे भारत की वर्तमान आर्थिक अवस्था का चित्रण करते हुए वे भुखमरी, जमींदारों के अत्याचार, महाजनों की सूदखोरी और किसानों की तबाही की बात करते हैं तो लगता है कि हम प्रेमचंद के कथा संसार में घूम रहे हैं। प्रेमचंद का जन्म 1880 में हुआ था। मैथिली शरण गुप्त दद्दा का जन्म 1886 में हुआ था। लेकिन बहुत से ऐसे काव्य विषय हैं जहाँ पर प्रेमचंद और मैथिली शरण गुप्त में एक समानता दिखाई पड़ती है और कुछ अंशों में मैथिली शरण गुप्त प्रेमचंद से थोड़ा आगे बढ़े हुए भी दिखाई पड़ते हैं। समय आएगा तो मैं उसका भी उल्लेख करना चाहूँगा। द्विवेदी जी कथा लेखक नहीं थे और मैथिली शरण गुप्त की तुलना में कवि भी बहुत साधारण थे, किंतु वैचारिक स्तर पर वह इन दोनों से आगे हैं। इन दोनों के काव्य संसार और कथा संसार की रूपरेखाएं उनके गद्य में स्पष्ट दिखाई देती हैं। इस दृष्टि से उन्हें युग निर्माता कहना पूर्ण संगत है। तो ये युग निर्माता महावीर प्रसाद द्विवेदी हुए और ऐसे ही हिंदी काव्य के युग निर्माता मैथिली शरण गुप्त माने जाने चाहिए। रामविलास जी हिंदी प्रदेश में नवजागरण का आरंभ 1857 के स्वाधीनता संग्राम से मानते हैं और इस स्वाधीनता संग्राम के कुछ वैशिष्ट्य की वो चर्चा करते हैं, जिसमें वो रेखांकित करते हैं इस देश की राष्ट्रीय एकता, राज्य सत्ता की समस्या का हल जनता के हित में करने के लिए संघर्ष, अंग्रेजों द्वारा जमींदारों साहिकारों के हित में किए गए फैसलों को पलटना, धर्म और वर्ण की सीमाओं से परे जाकर संघर्ष में शामिल होना। हम सब जानते हैं कि वह हमारा साझा संग्राम था, पहला संग्राम था जिसमें हम सभी प्रकार के भेदभावों से मुक्त होकर, उससे उबरकर, उससे दूर होकर हमने वह संघर्ष किया था। उस संघर्ष का जो स्वरूप था वह असांप्रदायिक और राष्ट्रीय रूप था। वह हिंदी प्रदेश का जातीय संग्राम है और इस संग्राम के आरंभ होने में जो अंग्रेजी राज की आर्थिक नीति थी उसकी बहुत बड़ी भूमिका थी और उस भूमिका के चलते जो हिंदी नवजागरण निर्मित हुआ उसकी जो महत्वपूर्ण बातें मैथिली शरण गुप्त की कविता में या महावीर प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व वाले द्विवेदी युग की चेतना में जो बातें उभर कर आती हैं उसमें जो प्रमुख बिंदु हैं वो है अंग्रेजी राज और सामंतवाद, अंग्रेजी राज में व्यापार और उद्योग धंधों की अवनति, विश्व की साम्राज्यवादी व्यवस्था, एशिया में नवजागरण, साम्राज्यवाद और युद्ध, किसानों और मजदूरों के संगठन की समस्या, इतिहास से प्रेरणा और नवजागरण तथा लेखन भाषण की स्वतंत्रता। नवजागरण के में यह एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है जिस पे हमारा ध्यान जाना चाहिए कि उस समय ब्रिटिश शासन में हम पर्याप्त स्वतंत्र नहीं थे, हम अपनी बातों को कह सकने की स्थिति में नहीं होते थे। अब देखें कि मैथिली शरण गुप्त को बार बार महावीर प्रसाद द्विवेदी ताकीद करते हैं। एक संदर्भ जिसका जिक्र रामविलास शर्मा ने अपनी पुस्तक में किया है कि मैथिली शरण गुप्त ने तोते पर एक कविता लिखी। तोता पिंजड़े में बंद है, खुली हवा में उड़ जाना उसका सहज धर्म है। पर इस कविता का यह अर्थ लगाया जा सकता था कि भारतीय प्रजा अंग्रेजी पिंजड़े में खुश नहीं है।
द्विवेदी युगेन कवियों के पत्र एक संकलन है, उसमें 22 जून 1909 को द्विवेदी जी ने मैथिली शरण गुप्त को जो पत्र लिखा था वह पत्र संकलित है, जिसमें वो कहते हैं कि तोते वाली कविता यहाँ लोगों को बहुत पसंद आई। प्रेस के मालिक उसे सुनकर बहुत प्रसन्न हुए, परंतु ज़माना नाजुक बड़ा है। ध्यान दीजिए, ज़माना नाजुक बड़ा है, लेखों का कुछ अर्थ लगाया जाता है। इससे निश्चय यह हुआ कि यह कविता अभी कुछ दिन न प्रकाशित की जाए। अब देखिए कि राष्ट्रीय चेतना मैथिली शरण गुप्त में इतनी तीव्र है कि संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी को उनकी रचना प्रकाशित करने में दिक्कत का अनुभव हो रहा है। और ये दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि जो मालिकान हैं, आज भी मालिकानों ने किस तरह से मीडिया और पत्रकारिता की स्वतंत्रता से समझौता किया है, कहने की ज़रूरत नहीं है। उस समय भी कुछ समझौते अंग्रेजी हुकूमत के दौर में भी करने पड़ते थे कि प्रकाशित न की जाए। एक अन्य कविता के बारे में 20 मार्च 1915 के पत्र में उन्होंने गुप्त जी को लिखा, कविता का नमूना मुझे पसंद है, पूरी करके भेजिए। कोई बात समय और सरकार के विरुद्ध न रहे। कविता पूरी करके भेजिए, लेकिन कोई बात ऐसी न हो जो समय और सरकार के विरुद्ध रहे, इशारा भी न रहे। कल नया कानून बना है, कानून क्या, मार्शल लॉ जंगी कानून है, फांसी तक की सजा है। एक संपादक के तौर पर आगाह करना यह महावीर प्रसाद द्विवेदी के लिए बहुत महत्वपूर्ण लगा और उन्होंने मैथिली शरण गुप्त को इस बारे में आगाह किया। कहते हैं कि मैथिली शरण गुप्त ने बहुत से जिन बातों को सामने लाया वह सब भारत की सनातन परंपरा के बहुत ही उज्जवल अंश थे। कुछ लोग सनातन कह देने से भी भड़क उठते हैं, और यह जो सनातन है यह वह नहीं है जैसा कि इसका सामान्य अर्थ लगा दिया जाता है। और रूढ़ को मान लेना, रूढ़िग्रस्त हो जाना और लकीर के फकीर बने रहने को ही सनातन तत्व स्वीकार कर लिया जाता है। यह सनातनता, सनातन के प्रति यह आस्था मैथिली शरण गुप्त की नहीं थी। विष्णुकांत शास्त्री मैथिली शरण गुप्त की सनातन के साथ जो आस्था है उसको व्याख्यायित करते हुए लिखते हैं कि सनातन का अर्थ पुरातन नहीं है। जो पुरातन ही रह जाए, पुराना ही पड़ जाए, वह तो सड़ जाएगा, गल जाएगा। सनातन जो चिर पुरातन होते हुए भी चिर नवीन रहे, जिसमें पुरातनता के साथ नवीनता का अनिवार्य मेल नहीं होता, वह सनातन नहीं हो सकता। जिसमें पुरातनता के साथ नवीनता का अनिवार्य मेल नहीं हो सकता, वह सनातन नहीं हो सकता। समय के साथ नवीन चेतना को आत्मसात करते हुए सनातन तत्व ही आगे बढ़ रहा है, और इस सनातनता का जो चित्रण मैथिली शरण गुप्त के काव्य में मिलता है वह अत्यंत प्रशस्त है। श्री राम के साथ जुड़कर उन्होंने पूरे विश्व के साथ अपने को जोड़ लिया। हम सब जानते हैं कि जो संसार के कण कण में रम रहा है वह राम है। राम कोई सीमित इयत्ता नहीं है। आप पाएंगे कि मैथिली शरण गुप्त के लगभग सभी काव्य में राम उसके आरंभिक चरण में ही आते हैं। किसी न किसी रूप में राम के प्रति आस्था है, राम के प्रति श्रद्धा है, लेकिन यह जो राम है वो बहुत सीमित नहीं है। वो पूरे विश्व में जो व्याप्त है उस राम की बात करते हैं। उसकी इयत्ता सीमित नहीं है। श्री राम के साथ जुड़कर उन्होंने पूरे विश्व के साथ अपने को जोड़ दिया। पूरे विश्व के साथ जोड़ने वालों में यशोधरा विष्णुप्रिया तो आई ही, मार्क्स की पत्नी जैनी भी आई है। आप जानते हैं कि मार्क्सवाद के प्रवर्तक कार्ल मार्क्स की पत्नी जैनी पर भी मैथिली शरण गुप्त ने काव्य ग्रंथ की रचना की है। राम के साथ जुड़ने वाली यह दृष्टि सर्वग्राही है, सर्वसमावेशी है, जिसको
हम इंक्लूसिव कहते हैं, जिसको हम सबको मिलाकर, सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं। मैंने कहा था कि भारत की एक प्रतिमा अगर बनानी है तो उनके काव्य के चरित्रों को उनके स्थानों पर स्थिर करके अगर उन बिंदुओं को मिला दिया जाए तो भारत का एक बहुत ही वृहद विशाल व्यक्तित्व निर्मित होता है, मानचित्र निर्मित होता है। विष्णुकांत शास्त्री इसी को आगे बढ़ाते हुए लिखते हैं कि मैं यह मानता हूँ कि भारत की आत्मा के साथ अविभक्त रूप से जो जुड़ा हुआ, जो सनातन तत्व का उपासक है, वही भारतीय जनता को समेटकर आगे ले जा सकता है। कौन ले जा सकता है? जो सनातन तत्व का उपासक है। और सनातन तत्व कौन सा है? जिसमें चिर प्राचीनता भी है और चिर नवीनता भी है। हम सब मैथिली शरण गुप्त की चर्चा करते हुए भारतेंदु के साथ उनके संबंध को भी जोड़ते हैं। भारतेंदु बाबू भी वैष्णव मन के व्यक्ति थे और मैथिली शरण गुप्त भी वैष्णव हृदय से संचालित होते थे। और यह जो वैष्णवता थी वह उनके पूरे व्यक्तित्व में, उनके प्रत्यक्ष शारीरिक व्यक्तित्व में और उनके काव्य व्यक्तित्व में, विचार व्यक्तित्व में समान रूप से वह भरी हुई थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र वैष्णव थे और वैष्णवता के प्रति पूरे गौरव का अनुभव करते हुए भी नवीनता और आधुनिकता का उन्होंने प्रवर्तन किया। उसी कड़ी में महावीर प्रसाद द्विवेदी और मैथिली शरण गुप्त भी आते हैं और उन्होंने उसे आगे बढ़ाया। मैथिली शरण गुप्त अपनी पूरी परंपरा के प्रति श्रद्धावान होते हुए भी किस प्रकार रंग से भंग से लेकर पृथ्वी पुत्र तक आए, यह इतिहास अपने आप में चमत्कारपूर्ण है। यह बात विष्णुकांत शास्त्री कहते हैं। वे यह भी कहते हैं कि मैं मानता हूँ कि मैथिली शरण गुप्त की एक बहुत बड़ी देन समसामयिक कवियों के लिए यह भी है कि केवल कवियों के लिए न लिखें, केवल अपने लिए न लिखें, अपने समकालीन पाठकों और साधारण जन के लिए भी लिखें। इस चुनौती को स्वीकार कर तुलसीदास की एक विशिष्ट स्थापना को स्वीकार करना है। तुलसीदास ने कहा था, बुध विश्राम सकल जन रंजन। मैं ऐसी रचना करूँगा जो सारे विद्वानों को विश्राम भी दे और सामान्य जन का रंजन भी करे। मैथिली शरण गुप्त हिंदी के आधुनिक काल में तुलसी के एक अवतार के रूप में ही हमारे सामने आते हैं। भारत भारती की चर्चा हम लोगों ने की, किस तरह से ब्रिटिश शिक्षा भारतीयों को अपने अतीत, संस्कृति, ज्ञान विज्ञान, दर्शन और आध्यात्म के प्रति सुनियोजित तरीके से घृणा करना सिखा रही थी। यह बात मैथिली शरण गुप्त की नज़रों से ओझल नहीं थी। वे लिखते हैं कि होती नहीं उससे हमें निज धर्म में अनुरक्ति है, होने न देती पूर्वजों पर वह हमारी भक्ति है, उसमें विदेशी मान का भी मोहपूर्ण महत्व है, फल अंत में उसका वही दासत्व है, दासत्व है। यह जो अंग्रेजी शिक्षा है वो हमें दासत्व सिखा रही है, वह हमें दासत्व की ओर ले जा रही है। दासत्व से मुक्ति के लिए उस अंग्रेजी शिक्षा की कमियों, न्यूनताओं को रेखांकित करना और रेखांकित करते हुए भारतीयों के भीतर उत्साह भरना, उन्हें अपने नायकों के चरित्रों से प्रेरणा लेना और प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ने की सीख देना, यह मैथिली शरण गुप्त का कर्तव्य और दायित्व था, जिसे उन्होंने बहुत ही हार्दिक रूप से स्वीकार किया था। वह भारतीयों को यकीन दिलाने में लगी थी ब्रिटिश शिक्षा कि ब्रिटिश राज्य उनके उद्धार के हेतु है। अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण कर रहे युवकों में आ रहे परिवर्तनों को भारतेंदु के उन कवियों ने ही लक्ष्य नहीं किया था, अपितु प्रेमचंद सदृश कथाकार ने अनेक कहानियों में इसके प्रभावों, विकृतियों का प्रभावपूर्ण चित्रण किया है। भारत भारती के
अतीत खंड में मैथिली शरण गुप्त महत्वपूर्ण सवाल उठाते हैं। और वो सवाल क्या है कि जो पूर्व में हमको अशिक्षित या असभ्य बता रहे वे लोग या तो अज्ञ हैं या पक्षपात जता रहे। यदि हम अशिक्षित थे कहें तो सभ्य वे कैसे हुए, वे आप ऐसे भी न थे आज हम जैसे हुए। हम इतनी दुरावस्था की स्थिति में भी जैसे हैं, हमको सिखाने वाले, हमको सभ्य बनाने का दावा करने वाले वे आज भी हमारे जैसे नहीं हैं। भारत भारती के अतीत खंड के शीर्षकों और पाद टिप्पणियों पर गौर करने मात्र से एक कवि की बेचैनी, श्रम और अध्ययन का गहन एहसास होता है। आप में से जिसने भी भारत भारती की पन्ने पलटे होंगे वो पाएंगे कि लगभग सभी पृष्ठ पर पाद टिप्पणियाँ अंकित हैं, यानी बाकायदे संदर्भ दिए गए हैं और वो सारे संदर्भ बहुत ही प्रामाणिक हैं। यह दर्शाता है कि कवि ने कितने अध्ययन के बाद भारत भारती जैसी रचना लिखने की तैयारी की थी। परम आस्तिक वैष्णव कवि जब भारत की अवनति के कारणों की पड़ताल शुरू करता है तो वह सबसे पहले महाभारत को कारण मानता है। आपने जयद्रथ वध में भी पढ़ा होगा कि चल रहा महाभारत कारण, जल रहा धरित्री का सुहाग। कि कैसे यह जो महाभारत हुआ वह हमारे लिए कितना नुकसानदायक हुआ। तो वहाँ से वो शुरुआत करते हैं कि महाभारत को कारण मानता है। बंधु बांधवों में पारस्परिक ईर्ष्या और द्वेष की शोचनीय स्थिति के परिणाम स्वरूप भव्य भारत जो मरघट बन गया, वह कवि की चेतना को पीड़ा पहुंचाता है। उल्लेखनीय है कि महाभारत काल से लेकर ब्रिटिश पराधीनता तक के भारतीय इतिहास के जाज्वल्यमान नक्षत्रों के महती प्रदेयों की चर्चा करना वे नहीं भूलते। ध्यान देने की बात है कि इस क्रम में महात्मा बुद्ध, विक्रमादित्य की प्रशंसा तो वे करते ही हैं, साथ ही अकबर सदृश मुगल शासक की नीतियों की भी प्रशंसा करते हैं। मुगलों के पतन का कारण औरंगजेब की धर्मांधता को मानते हुए वे लिखते हैं कि यदि पूर्वजों की नीति को औरंगजेब न भूलता, होती यवन राज्यत्व पर विधि की नयों प्रतिकूलता। अगर अकबर ने जो राह दिखाई थी सर्वधर्म संभाव की, उस रास्ते पर अगर औरंगजेब चला होता तो मुगल साम्राज्य का पतन नहीं होता। हम सब जानते हैं कि 1707 में यह पतन आरंभ हो जाता है और उसके बाद वही दौर है जब ब्रिटिश हमारे देश में व्यापारी के रूप में आरंभ में आए थे, जहांगीर से व्यापार की अनुमति प्राप्त की थी और धीरे धीरे वे प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को पराजित करके इस देश के एक क्षेत्र में अपना अधिकार स्थापित करते हैं और उसके बाद से पूरे देश में जो ब्रिटिश हुकूमत सभी राज्यों को, रजवाड़ों को अपने अधीन करती चली जाती है, उसका इतिहास हमसे छिपा नहीं है। भारत भारती के वर्तमान खंड में मैथिली शरण गुप्त ने ब्रिटिश शासन के दौरान दुर्भिक्ष, कृषि और कृषक तथा शिक्षा की अवस्था का जैसा चित्र खींचा है वह न सिर्फ उनके समकालीनों में दुर्लभ है अपितु परवर्ती कवियों में भी विरल है। ब्रिटिश शासन की कठोर नीतियों की परवाह न करते हुए मैथिली शरण गुप्त ने अंग्रेजी शिक्षा की न्यूनताओं को बड़े साहस के साथ रेखांकित किया है। ध्यान दीजिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक संदर्भ बताया जहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी मैथिली शरण गुप्त को सलाह दे रहे हैं कि ऐसी कोई बात न लिखो जो सरकार के प्रतिकूल हो। अब आप देखिए कि काव्य गुरु की सलाह को वो कितना मान रहे हैं। ये इस उद्धरण में द्रष्टव्य है कि दासत्व के परिणाम वाली आज है शिक्षा, यहाँ है मुख्य दो ही जीविकाएं, भृत्यता, भिक्षा
यहाँ या तो कहीं बनकर मुहर्रिर पेट का पालन करो, या तो कहीं बनकर मुहर्रिर पेट का पालन करो, या मिल सके तो भीख मांगो अन्यथा भूखों मरो। मिल सके तो भीख मांगो अन्यथा भूखों मरो। यह जो शिक्षा की स्थिति है उसे देखते हुए और उसके परिमार्जन, उसके सुधार में कवि की भूमिका के महत्व को जब हम रेखांकित करते हैं तो हम समझते हैं कि मैथिली शरण गुप्त हिंदी नवजागरण के एक बहुत बड़े गायक थे, एक बहुत बड़े चितेरे थे, एक बहुत बड़े पथ प्रदर्शक थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा को आलोचकों ने उनकी रचना में बखूबी चिन्हित किया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने संपत्ति शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की थी एवं सरस्वती पत्रिका के माध्यम से तत्कालीन हिंदी साहित्य चेतना का नेतृत्व किया था। संपत्ति शास्त्र की भूमिका का आरंभ तत्कालीन भारत की दरिद्रता के कारुणिक उल्लेख से होता है। देश की दरिद्रता का बड़ा कारण वे किसानों की उपेक्षा को मानते हैं। ध्यान दीजिए, वह दौर जब भारत की 80% से अधिक जनता केवल किसानी पर आश्रित थी, और उस दौर में ब्रिटिश हुकूमत ने किस तरह से किसानों की उपेक्षा की थी। ऐसे कानून लाए थे जिन कानूनों के चलते किसानों का जीवन निर्वाह असंभव हो गया था। वे निरंतर मौत के मुंह में समाते चले जा रहे थे। ऐसे उस ब्रिटिश कानून की मुखालफत कैसे की जाए, वह उस समय के लोगों के लिए बहुत ही बड़ी चुनौती थी। संपत्ति शास्त्र की भूमिका में वे इस दरिद्रता का कारुणिक उल्लेख करते हैं। देश की दरिद्रता का बड़ा कारण वे किसानों की उपेक्षा को मानते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण पुस्तक में रामविलास शर्मा ने देश की बात शीर्षक से सरस्वती में प्रकाशित द्विवेदी जी की टिप्पणी उद्धृत की है, जिसमें द्विवेदी जी सुधारवादियों की देशभक्ति की संकीर्णता को रेखांकित करते हुए देशभक्ति का मतलब किसानों की सेवा सिद्ध करते हैं। देशभक्ति क्या हुई? किसानों की सेवा सिद्ध करते हैं। विचारणीय है कि हिंदी नवजागरण में महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रदेय का मूल्यांकन करने वाली इस पुस्तक में मैथिली शरण गुप्त को बहुत ही सीमित जगह दी गई है, सीमित महत्व दिया गया है। पुस्तक का उपसंहार करते हुए रामविलास जी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को महावीर प्रसाद द्विवेदी का वास्तविक उत्तराधिकारी घोषित करने के अनेक पुष्ट प्रमाण प्रस्तुत करते हुए अंत में लिखते हैं कि सच्चा शिष्य वह है जो गुरु का अनुसरण करे, न कि जो अनुकरण करे। निराला महावीर प्रसाद द्विवेदी के सच्चे शिष्य और उत्तराधिकारी थे। रामविलास जी की अपनी पसंद है, लेकिन हिंदी का जो बृहद समुदाय है, जो आलोचक समुदाय है, वह यह मानता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी को कविता में उनके विचारों को, उनके नेतृत्व को, उनके विज़न को साकार करने में मैथिली शरण गुप्त ने बड़ी भूमिका निभाई है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में विदेशी शासन ने सबसे ज़्यादा कहर किसानों पर ही ढाया था। अंग्रेजों ने अपने शासन को राजनीतिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए भारतीयों के बीच सांप्रदायिक भेदभाव को बढ़ावा दिया, तो आर्थिक शोषण को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय कृषि और उद्योग धंधों की कमर तोड़ दी तथा परंपरागत कृषि व्यवस्था को बदल दिया। भारत के नवजात उद्योग धंधों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए भारत में निर्मित सूती और रेशमी कपड़ों के अपने देश में आयात पर रोक लगाई, पर ब्रिटेन में बने माल से भारतीय बाजारों को पाट दिया। ये कोई नई बात नहीं है। किसानों पर जो दो कानून बहुत कहर बनकर टूटे थे, उसमें से एक 1793 का स्तम्भरारी बंदोबस्त कानून और दूसरा 1818 का रैयतवारी प्रथा कानून, जिसके कारण परंपरागत ग्राम व्यवस्था और कृषि राजस्व वसूली की पुरानी प्रणाली
बदल गई। नई प्रणाली में किसान भूमि का किराएदार बन गया। ऊंचा किराया न दे पाने की स्थिति में वह अपनी पैतृक जमीनों से हाथ धोने लगा। संपत्ति शास्त्र में द्विवेदी जी ने ब्रिटिश काल के कृषि कानूनों के कारण किसानों की दयनीय स्थिति की सम्यक आलोचना की है। द्विवेदी जी कर और लगान का खेत के किराए में अंतर स्पष्ट करते हुए संपत्ति शास्त्र में लिखते हैं कि पुराने ज़माने में हिंदुस्तान में जमीन पर राजा का स्वामित्व न था। हर आदमी अपनी अपनी जमीन का मालिक था। राजा उससे सिर्फ उसकी जमीन की पैदावार का छठा हिस्सा ले लिया करता था। बस राजा का इतना ही हक था। वह एक प्रकार का कर था, जमीन का लगान नहीं। अब जमीन की मालिक गवर्नमेंट बन गई है, वह जमीन का लगान लेती है, लोगों को लाचार होकर देना पड़ता है। यूँ कहिए कि लगान नहीं, यह एक प्रकार का किराया है। हम लोगों ने आमिर खान की बड़ी चर्चित फिल्म लगान देखी है। आप उसमें भी देखें तो वहाँ भी जो राजा दिखता है वह इतना निरुपाय असहाय है, जबकि जो ब्रिटिश हुकूमत के हुक्मरान हैं वो किसी भी तरह से लगान माफ़ करने को तैयार नहीं है। मैथिली शरण गुप्त की राष्ट्रीय चेतना में किसान जीवन की चिंता अनेक अवसरों पर व्यक्त हुई है। देश की अधिसंख्य आबादी की कृषि पर निर्भरता और किसान से लगान वसूल करने की निर्दयता के चलते लाखों लोग भुखमरी का शिकार हो रहे थे। मैथिली शरण गुप्त लिखते हैं, उनका एक बहुत महत्वपूर्ण काव्य है किसान। आप सोचिए उस जमाने में जब प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना नहीं हुई थी, किसानों मजदूरों को लेकर के कोई बहुत बड़ी चिंता कविता और साहित्य के जगत में व्याप्त नहीं थी। उस समय उन्होंने किसान नामक काव्य लिखा था, जिसमें वो कहते हैं कि 100 में 85 जन यहाँ निर्वाह कृषि पर कर रहे, पाकर करोड़ों अर्ध भोजन सर्द आहें भर रहे। जब पेट की ही पड़ रही फिर और की क्या बात है, होती नहीं है भक्ति भूखे, उक्ति यह विख्यात है। किसानों की वर्तमान अवदशा, तात्कालिक अवदशा, जो भारत में उसकी अवदशा थी और जो भारत के बाहर जो गिरमिटिया मजदूर के रूप में अफ्रीकन और दूसरे देशों में ले जाए जा रहे थे, उनकी जो दुर्दशा थी वह भी मैथिली शरण गुप्त की नज़रों से ओझल नहीं थी। आज हम लोग प्रवासी साहित्य की बात करते हैं। हम लोग सूरीनाम, मॉरिशस, फिजी, त्रिनिदाद, टोबैगो आदि में भारतीयों के होने और भारतीयों के द्वारा वहाँ का शासन संचालित होने पर गर्व करते हैं। लेकिन वो जिस तरह से वहाँ पर ले जाए गए थे, उनकी जो पीड़ा है, उनका जो दर्द है, उसके प्रति हमारे कवि मैथिली शरण गुप्त की बड़ी सहानुभूति है। 1916 के किसान नामक काव्य में वो एक किसान की आत्मकथा को जैसे प्रकट करते हैं, जो सहृदय पाठकों में हाहाकार मचा देती है। वे लिखते हैं कि पहला ही ऋण नहीं चुका, रहटी बीज खवाई का, कैसे चुके लगा है झगड़ा, सबके साथ सवाई का। खेती में क्या सार रहा, अब कर देकर जो बचता है, कड़े ब्याज के बड़े पेट में सभी पलों में पचता है। आप सबने मुंशी प्रेमचंद की कहानी सवा सेर गेहूँ पढ़ा होगा। ये जो सवाई की बात है किसानों के साथ, यानी सवाई का मतलब पैदावार का चौथा हिस्सा, यानी 1 का सवा आपको ब्याज के रूप में देना है। तो सवा सेर गेहूं के प्रकाशन से काफ़ी पहले गुप्त जी ने किसानों के साथ महाजनी सभ्यता के शोषण का पर्दाफाश किया था। किसानी की मर्जात से च्युत होकर मजदूर और गिरमिटिया कुली बनने की यह एक भारतीय किसान की करुण दास्तान भारत में प्रगतिशील आंदोलन की लहर उठने के बहुत पहले मैथिली शरण गुप्त व्यक्त कर चुके थे। मैथिली शरण गुप्त जी कई संदर्भों में अपने वक्त से बहुत आगे की सोच रखते थे। महात्मा गांधी के स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग का व्यापक आंदोलन छेड़ने के बहुत पहले
भारतीय उद्योग धंधों के उद्धार के लिए स्वदेशी को अपनाने का संकेत भारत भारती में स्थान स्थान पर मिलता है। ये व्यापार की चिंता की बात करते हैं। अरब, ईरान, तुरान आदि से व्यापार करने वाले भारतीयों के व्यापार के बुरे हश्र की गहन चिंता उनकी कविता में व्यक्त होते हुए दिखती है। जो वस्तु देखो मेड इन इंग्लैंड, इटली, जर्मनी, जापान, फ्रांस, अमेरिका व अन्य देशों की बनी होकर सजीव मनुष्य हम निर्जीव से हैं हो रहे, घर में लगाकर आग अपने बेखबर हैं सो रहे हैं। हम अपने ही घर में आग लगाकर बेखबर होकर सो रहे हैं। भारतेंदु की कविता में हम देशभक्ति और राजभक्ति दोनों की अभिव्यक्ति पाते हैं। ध्यान देने की बात यह है कि तात्कालिक राजभक्ति की आड़ लेकर देश हित के उद्योग करना आसान था। अगर आप पूरी तरह से बहुत खुल करके राज का विरोध करेंगे तो आप जो कर सकते हैं, जितना आप में क्षमता है उतना भी करने का अवसर आपको मिलने वाला नहीं है। तो भारत भारती में राजभक्ति देखने वालों को समझना चाहिए कि भारत के वर्तमान की जैसी आलोचना गुप्त जी कर रहे थे वह किसी तत्कालीन सत्ता को आईना दिखाने के लिए काफ़ी थी। क्योंकि वर्तमान में सत्ता किसकी थी? सत्ता ब्रिटिशों की थी। केवल भारत भारती में ही नहीं बल्कि किसान में भी उनका नायक ब्रिटिश सरकार के किए उपकार का बदला चुकाने के लिए सेना में भर्ती होना चाहता है। ब्रिटिश राज्य की प्रशंसा करते हुए भी वे बार बार पराधीनता के दंश का उल्लेख करना नहीं भूलते। वे लिखते हैं कि शासन किसी परजाति का चाहे विवेक विशिष्ट हो संभव नहीं है, किंतु जो सर्वांश में वह इष्ट हो। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में विकसित हो रही राष्ट्रीय चेतना पर पुनरुत्थानवाद के रंग की चर्चा करते हुए रामविलास शर्मा भारत की भाषा समस्या पुस्तक में लिखते हैं कि भारतेंदु बाबू ने आर्य जाति के प्राचीन गौरव के गीत गाए। हाली ने मुसलमानों के, जिसका भी जिक्र मैंने किया था, मुसलमानों के बीते वैभव के स्वप्न देखे। फिर भी हाली और भारतेंदु दोनों ने यह अनुभव कर लिया था कि देश की उन्नति हिंदू और मुसलमानों के मेल से है, मिलीजुली राष्ट्रीय चेतना से ही हो सकती है। हाली ने हिंदू मुस्लिम एकता पर लिखा था कि तुम अगर चाहते हो मुल्क की खैर, न किसी हम वतन को समझो गैर। हो मुसलमान इसमें या हिंदू बौद्ध मजहब या कि हो ब्रह्मो, सबको मीठी निगाह से देखो समझो। आँखों की पुतलियाँ सबको हिंद में इत्तफाक होता अगर, खाते गैरों की ठोकरें क्यों कर। अगर हम में इत्तफाक होता तो हम गैरों की ठोकरें नहीं खाते। यह जो एकता की बात है, मुसद्दस हाली ने हाली ने मुस्लिम कौम को आईना दिखाने का काम किया है, तो हिंदू मुसलमान कौमों में एकता और भाईचारे की वकालत भी की है। हाली के लगभग 2 दशक बाद मैथिली शरण गुप्त जी ने न सिर्फ हिंदुओं के अतीत गौरव के दृश्य दिखाए, उनकी वर्तमान दुर्दशा के करुण चित्र भी खींचे, साथ ही उबरने की राह भी दिखाई। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रगतिशील आलोचकों ने उनके प्रदेय की बहुत नोटिस नहीं ली और उन्हें पुनरुत्थानवादी कहकर उपेक्षित किया। उन्होंने हिंदू नामक एक काव्य की भी रचना की है। भारत भारती की तर्ज पर हिंदू नामक काव्य की रचना की। इस काव्य की भूमिका में मैथिली शरण गुप्त ने तत्कालीन छायावादी काव्य की स्वर्गीयता को देश की पार्थिव जरूरतों के अनुपयुक्त माना है। वे लिखते हैं कि कवित्व इंद्रधनुष लेकर अपना लक्ष्य भेदन कर सकता है, परंतु हम पार्थिव प्राणियों को पार्थिव साधनों का ही सहारा लेना पड़ेगा और इसके लिए न तो किसी दूसरे पर ईर्ष्या करनी पड़ेगी और न अपने ऊपर घृणा। उनका मानना था कि तत्कालीन कविता सुंदरम के विधान में लगी हुई है, सत्य और शिव उससे छूट गया है। मैथिली शरण गुप्त एक दायित्व बोध के साथ कविता के क्षेत्र में उतरे थे और यह दायित्व बोध सत्य और शिव की साधना के लिए उन्हें निरंतर अनुप्राणित करता रहा। यही कारण है कि हिंदू काव्य में उन्होंने हिंदुओं के तमाम अच्छे पक्षों के साथ
उनकी तमाम कुरीतियों विद्रूपताओं को भी बहुत ही मुखर और निंदात्मक स्वर में प्रकट किया है। उनकी दृष्टि में हिंदू एक व्यापक अर्थ और भाव को प्रकट करने वाला शब्द है जो इस भारत भूमि की सभी संतानों को अपनी जद में समेट लेता है। वे लिखते हैं कि विजातीय भी विज्ञ वादान्य समझो सजातीय सममान्य हिंदू मुसलमान क्रिस्तान परम पिता की सब संतान सभी बंधु हैं लघु या ज्येष्ठ मत से मनुष्यत्व है श्रेष्ठ। ये उनका संदेश है कि मत से मनुष्यत्व है श्रेष्ठ, लिखी नहीं माथे पर जाति गुण कर्मों में उसकी ज्ञाति। अपने गुण और कर्म से आप ज्ञापित कर सकते हो कि आप क्या हो, अपने को प्रकाशित करना। मैथिली शरण गुप्त हिंदू धर्म को मानव धर्म से अभिन्न मानते थे। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि उन्होंने 1942 में जिस काव्य की रचना की वो है काबा और करबला। आपको पता है कि 42 में भारत छोड़ो आंदोलन भी चल रहा था। तब तक लगभग ये स्पष्ट होने लगा था कि भारत अखंड भारत नहीं रहेगा। उसके विभाजन के संकेत मिलने शुरू हो गए थे। मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों की राहें जुदा होती जा रही थी। महात्मा गांधी उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। आज़ादी तो चाहते थे लेकिन बंटवारे को रोकना उन्होंने अपना परम कर्तव्य माना था और उन्होंने घोषित किया था कि बंटवारा उनकी लाश पर होगा। उस दौर में मैथिली शरण गुप्त काबा और करबला नामक काव्य की रचना कर रहे थे। वे उसकी भूमिका में लिखते हैं कि ये काम उन्होंने 42 में नहीं किया कि देश की एकता के लिए जरूरी था। 1912 में उन्होंने मोहम्मद साहब पर कुछ विचार पद्यबद्ध करने का प्रयत्न किया था। उसमें वे लिखते हैं कि आक्रमणकारियों के कठोर कर्मों के कारण आक्रांत लोगों को उनके धर्म के विषय में बहुधा भ्रांत धारणाओं का लक्ष्य होना पड़ता है। चूँकि आक्रमणकर्ता एक विशिष्ट धर्म का है तो इस कारण से जब वह किसी देश पर विजय प्राप्त करता है तो वहाँ की जनता, वहाँ के जो लोग हैं वे उसके धर्म के बारे में भ्रांत धारणाएं पाल लेते हैं। कहने का आशय ये कि उन भ्रांत धारणाओं के निराकरण की ज़रूरत वे महसूस करते हैं। वे कहते हैं कि हजरत हुसैन के साथ कुछ आर्य तथा हिंदुओं ने भी करबला के नरमेध में आत्माहुति दी थी। स्वर्गीय प्रेमचंद ने इसका प्रमाण पाया था। करबला मुंशी प्रेमचंद का एक नाटक भी है। यह कार्य श्रद्धापूर्वक किया है, स्पर्धापूर्वक नहीं। वे श्रद्धापूर्वक बात कह रहे हैं, वो प्रेमचंद से कोई स्पर्धा नहीं कर रहे हैं। और करबला में वे लिखते हैं, देखिए मैंने आपको शुरू में कहा था कि उनकी प्रत्येक कविता का आरंभ राम से होता है, राम के प्रति उनके समर्पण से होता है। एक बहुत ही आस्तिक आस्थावान वैष्णव कवि के रूप में वो हमारे सामने आते हैं। करबला के संदर्भ में वे लिखते हैं कि राम जिसे मिल जाए उसे मोहे क्या माया। बात हो रही है करबला में मोहम्मद साहब के संदर्भ में, लेकिन शब्द है राम। राम जिसे मिल जाए उसे मोहे क्या माया, पाकर ऐसा पुरुष क्या नहीं किसने पाया। ईसा मूसा और मोहम्मद सा जो आया, समय समय पर एक संदेशा ही वह लाया। आपस में ही जूझ अरब मरकर मिट जाते, यदि ईश्वर के दूत मोहम्मद वहाँ न आते। आप देखें कि राम भक्त कवि राम को किस तरह से समस्त संसार में वह विद्यमान देखता है। साकेत की शुरुआत में ही वे लिखते हैं कि राम तुम्हारा वृत्त स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या, विश्व में रमे हुए नहीं सभी कहीं हो क्या। जब मैं निरीश्वर हूँ ईश्वर क्षमा करे, तुम न रमो तो मन तुम में रमा करे। मैथिली शरण गुप्त का एक काव्य द्वापर है। हम सब जानते हैं कि द्वापर
कृष्ण का युग माना जाता है और उसमें महाभारत के अनेक चरित्रों या कृष्ण के जीवन से जुड़े अनेक चरित्रों को लेकर के उन्होंने कविता लिखी है और उसे द्वापर नामक शीर्षक से संकलित किया है। इसमें एक कहानी आती है श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध के 23वें अध्याय पर। श्री कृष्ण अपनी मंडली के साथ वन में कहीं दूर निकल जाते हैं और वहाँ उनको जब भूख लगती है तो वो दूर से देखते हैं कहीं कि एक यज्ञ हो रहा है। वे लोग वहाँ जाते हैं और वहाँ यज्ञ करने वाले जो याज्ञिक हैं वो उनको भगा देते हैं, उनको भोजन नहीं कराते हैं। वो वापस कृष्ण के पास आते हैं और कहते हैं कि मुझे वहाँ पर भोजन प्राप्त नहीं हुआ। तो कृष्ण कहते हैं कि फिर दोबारा जाओ। अगली बार जब वे जाते हैं तो वो उन याज्ञिकों के पास नहीं जाते हैं, यज्ञकर्ताओं के पास नहीं जाते, बल्कि उनकी पत्नियों के पास जाते हैं, यानी स्त्रियों के पास जाते हैं और वो स्त्रियां उन्हें भोजन कराती हैं। अब देख लीजिए स्त्री की छवि और स्त्री के प्रति यह सहानुभूति, और इस सहानुभूति को व्यक्त करने के लिए श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध के उस कथानक का कितना खूबसूरत सहारा मैथिली शरण गुप्त लेते हैं। इसमें बलराम जो बातें कहते हैं वो हमारे आज के लिए भी, हमारे देश के लिए भी और उस समय के यदुकुल के लिए, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह अपने आपस में संघर्ष करके ही समाप्त हो गया था। बहुत कुछ बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही तात्कालिक संदर्भ और आज के लिए भी बहुत प्रासंगिक संदेश के साथ वो पंक्तियाँ द्वापर में हमें मिलती हैं, जिसमें वे लिखते हैं कि भूमि पूर्वजों की है निश्चय कर्षण किंतु तुम्हारा, इसीलिए तो था यथार्थ में उन सब का श्रम सारा। पूर्वजों ने हमें जो प्रदान किया है उसमें हम अपना योगदान क्या दे रहे हैं, हम उसमें अपना श्रम क्या दे रहे हैं। और मैंने कहा था कि सनातनता का मतलब पुरातनता नहीं है, उसमें चिर नवीनता भी है। यहाँ पर भी वो लिखते हैं कि एक समय जो ग्राह्य दूसरे समय त्याज्य होता है। हम भारतीय संस्कृति की बात करते हुए हमने पढ़ा है, हमने जाना है कि जो श्रेष्ठ साधनाएं हैं वही संस्कृति हैं। ये जो श्रेष्ठ साधनाएं हैं जो आज हमारे बीच हैं वह सदियों के ग्रहण और त्याग का परिणाम है। ग्रहण और त्याग के लिए विवेक का होना जरूरी है और उस विवेक को जागृत करना ये कवि की सबसे बड़ी भूमिका है। एक समय जो ग्राह्य दूसरे समय त्याज्य होता है, ऊष्मा में हिम के कंबल का भार कौन ढोता है। जब गर्मी है तो ठंड ऋतु में, शीत ऋतु में जो आपने कंबल ओढ़े थे उसका भार कोई लेकर नहीं ढोता है। एक एक 100 अन्यायी कंसों को ललकारो, अपनी पुण्य भूमि के ऊपर धन जीवन सब वारो। ये कंस कौन है? ये कंस द्वापर के कंस नहीं है, ये कृष्ण की कहानी के कंस नहीं है। ये कंस वह ब्रिटिश सत्ता है, वो हुकूमत है जिसको ललकारने की बात मैथिली शरण गुप्त कर रहे हैं। अपनी प्रवृत्तियों का पोषण मिश देवी देवों का, अमृत नहीं वह मृतक पिंड है विष देवी देवों का। जो लोग आहुति देते हैं यज्ञ में, उनके संदर्भ में बलि देते हैं, तो यहाँ पर वो बलि की प्रथा का विरोध कर रहे हैं कि आप अपनी प्रवृत्तियों का पोषण कर रहे हैं और बहाना किसका ले रहे हैं? ईश्वर का बहाना ले रहे हैं। तो यह उचित नहीं है। न्याय धर्म के लिए लड़ो तुम, रित हित समझो बूझो, अनय राज निर्दय समाज से निर्भय होकर जूझो। जो समाज निर्दय है, जहाँ पर अन्याय का राज है, वहाँ पर निर्भय होकर जूझने की बात मैथिली शरण गुप्त कर रहे हैं। राजा स्वयं नियोज्य तुम्हारा, लोकतंत्र का कितना बड़ा संदेश है कि राजा स्वयं नियोज्य तुम्हारा, यदि तुम अटल प्रजा हो, धात्री नहीं किंतु बलिदात्री, बस अन्यथा आ जाओ। कहने का आशय ये है कि लोकतंत्र में जो लोक की शक्ति है, जो लोक की ताकत है, वह बहुत महत्वपूर्ण है। उस ताकत की ओर ध्यान दिलाना कवि अपना कर्तव्य समझता है। बातें बहुत सी की जा सकती हैं। 60 साल में मैथिली शरण गुप्त का लेखन फैला हुआ है। उन 60 सालों को और 60 से अधिक रचनाओं को 60 मिनट में व्यक्त करना ये असंभव कार्य है।
जितना मुझसे बन पड़ा, जितना मैं रचनाओं को देख सकता था, उद्धृत कर सकता था, उनका मैंने यहाँ पर जिक्र करने का प्रयास किया है। आशा है कि आप लोगों ने मुझे गौर से सुना होगा, और यदि आपके कोई प्रश्न होंगे तो उसके उत्तर स्वरूप कुछ और बातें भी उभर कर सामने आ सकती हैं। एक बार पुनः मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ कि आप सब ने लगभग 1.5 घंटे का यह वक्तव्य धैर्यपूर्वक सुना होगा। आप सबके वीडियो बंद हैं, इसलिए मुझे पता नहीं कि कितने लोग ऑन करके सो गए हैं, लेकिन जो जागृत हैं वो निश्चित ही कुछ सवाल करेंगे, कुछ बातें होंगी, और इस तरह से आज का दिन आपका अच्छी तरह समाप्त होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।